हेलो डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। न्यू ईयर भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 चैप्टर के बिजनेस स्टडीज़ के, दैट इज़ डायरेक्टिंग। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और क्लियर करिए अपने सारे डाउट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। सो अब बात कर लेते हैं डायरेक्टिंग की, कि आखिर डायरेक्टिंग होता क्या है। डायरेक्टिंग एज सभी को पता है कि किसी को डायरेक्शंस देना, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। यहाँ पर मीनिंग जो लिखा है इसका वो ये है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इन द ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। In our daily lives, we come across many situations like a hotel owner directing his employees to complete certain activities for organizing a function, a teacher directing his student to complete an assignment, a film director directing the artist about how they should act in a film, etc. तो यहाँ पर इसका मीनिंग दिया गया है कि भाई ऑर्डिनरी सेंस में जो डायरेक्टिंग है उसका मतलब ये होता है डायरेक्शंस देना। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि उनको क्या करना है, असाइनमेंट्स कैसे करने हैं। एक डायरेक्टर मूवी में एक्टर्स को बताता है कि उन्हें कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। वो सारी चीज़ें जो है डायरेक्टिंग का पार्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन in an organization, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, leading people in the organization to achieve its objective। तो भाई मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डायरेक्टिंग का जो टर्म है वो काफ़ी ब्रॉडर है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाते, बल्कि एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देना, उनको गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना भी जो है वो डायरेक्टिंग का पार्ट है। और आप आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? ये कर रहे हो फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि डायरेक्टिंग जो है इट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ टाइम है, यानी कि पूरे टाइम ड्यूरेशन में जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर आपका मैनेजरियल प्रोसेस के तौर पे लगातार डायरेक्टिंग जो है वो चलती रहेगी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग आर डिस्कस्ड बिलो। यहाँ पे आपको डायरेक्टिंग के कुछ मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग के थ्रू एक्शंस इनिशिएट होते हैं, यानी डायरेक्टिंग जब होगी तभी एक्शंस होंगे। डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है, उसके साथ साथ डायरेक्टिंग भी होगी, क्योंकि डायरेक्टिंग के बाद ही अल्टीमेटली कंट्रोलिंग आती है। अब जब भी वो कुछ काम करेगा मैनेजर, या जब भी लोग काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो फॉर श्योर ये सारी चीज़ें होंगी। वाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शंस, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो बाकी जितने भी फंक्शंस हैं अगर उनकी बात करी जाए तो सबके सब जो हैं दे आर रिलेटेड विद प्रिपरेशन, रिलेटेड विद एक्शंस, कि कैसे आप काम करेंगे। बट डायरेक्टिंग जो होती है इट लीड्स टू इनिशिएशन ऑफ एक्शंस, क्योंकि डायरेक्टिंग नहीं होगी तो एक्शंस भी नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो डायरेक्टिंग जो होती है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होती है, और हर लेवल पे आप कह सकते हैं डायरेक्टिंग होती है। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो सुपरवाइजर से लेके टॉप लेवल मैनेजर हो, हर एक पर्सन जो है डायरेक्टिंग को लगातार परफॉर्म करता है। द डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो भाई डायरेक्टिंग हर जगह होगी जहाँ पर भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, वहाँ पे डायरेक्टिंग जो है वो ऑब्वियसली होगी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगेन सारे फंक्शंस, सारी प्रोसेसेस ज़्यादातर केसेस में कंटिन्यूस थी, यहाँ पे डायरेक्टिंग भी जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज डायरेक्शन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता रहेगा। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग द मैनेजरियल पोजीशन। तो मैनेजरियल पोजीशन पे कोई भी हो, डायरेक्टिंग लगातार चलती रहेगी। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन्फोसिस, टाटा, BHEL, HLL and the managers may change, but the directing process continues because without direction the organizational activities cannot continue further। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको यहाँ पे नाम दिया गया, सबके केस में जो आपके क्या नाम है मैनेजर्स हैं वो सब चेंज होंगे, हुए होंगे, बट डायरेक्शन जो है इट कीप्स ऑन गोइंग एज इट इज़, यानी डायरेक्टिंग चलती रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये BHEL के और HLL यानी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के बीच में एंड आना चाहिए था, ये मिस प्रिंटिंग हुई है शायद, इसलिए ऐसा यहाँ पर है। देन फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है टॉप से बॉटम में आती है। ऑब्वियसली अगर एक सुपीरियर है, यानी ये ऐसा क्यों बोला गया, A है, B है, C है, तो ये डायरेक्शन
यही देगा। कभी भी जो सबऑर्डिनेट होता है वो अपने सुपीरियर को डायरेक्शन नहीं दे सकता, यानी सी बी को नहीं बता सकता उसे करना क्या है। हमेशा जो फ्लो होगा डायरेक्टिंग का वो टॉप से बॉटम की तरफ होगा। डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, आप कह सकते हैं चेन ऑफ कमांड है, उसके बेसिस पे डायरेक्शन जो है यहाँ पे चलता है, डायरेक्टिंग चलती है। It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी टॉप लेवल पे है, जो भी मैनेजर है, वो अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, उसे गाइड कर सकता है। एंड सिमिलरली जो भी सबॉर्डिनेट है वो अपने इमीडिएट बॉस से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की। सो एज यू कैन सी इन फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हो लोगों को जब आप डायरेक्ट करते हो तो उससे उनके अंदर एक्शंस डेवलप होते हैं जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इफ अ सुपीरियर गाइड्स हिज सबऑर्डिनेट एंड क्लेरिफाइज देयर डाउट्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट्स गिवन टू हिम। तो भाई सिंपल सा फंडा है, अगर कोई सुपीरियर है जो अपने सबॉर्डिनेट को गाइड कर रहा है, उसे क्लैरिफाई कर रहा है, उसके डाउट्स को क्लियर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ईजिली जब डाउट्स क्लियर होंगे तो टास्क बेटर तरीके से परफॉर्म होगा और वर्कर जो है वो ईजिली अचीव कर पाएगा उन वर्क टारगेट्स को जो कि उसको दिए गए, यानी अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो हम सभी को पता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सबके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर वहाँ काम करने के लिए आ रहा है, उसके एफर्ट्स को आप यूटिलाइज़ करेंगे सो दैट यू कैन अचीव योर कंपनीज टारगेट। तो यहाँ पे वही है कि डायरेक्टिंग क्या करती है, डायरेक्टिंग सब सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है, आपस में जोड़ती है और हर एक इंडिविजुअल एफर्ट को मिक्सअप करके या कंबाइन करके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। सो भाई जो डायरेक्टिंग होती है वो क्या करती है, उसमें लीडरशिप एंड मोटिवेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो जब आप किसी को मोटिवेट करोगे और उसमें लीडरशिप क्वालिटी हैं जो आपको लीड कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप यानी कि जो वर्कर्स हैं जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, दे विल फील मोटिवेटेड एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली जब अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज़ कर लेंगे तो बेनिफिट जो है वो उनका भी होगा, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ पे कहता है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग जो होती है उसके थ्रू जो भी नीडेड चेंजेस होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट ईजिली करे जा सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पे डायरेक्टिंग के बारे में लिखा है, तो देखिए एक्चुअली हमने जब बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ा था तब भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कंपनी जो है वो नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहती है अपनी कंपनी में, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस है बिकॉज वर्कर्स को ऐसा लगता है कि वो टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस दैम और वो वर्क से उनको निकाल दिया जाएगा। सो ऐसे में एक लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आती है कि वो कैसे अपनी टीम को मैनेज करेगा या उसको गाइड करेगा। तो यहाँ पे ही रोल जो डायरेक्टिंग का आता है, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं, ही इज़ अ गुड डायरेक्टर, देन ऑब्वियसली वो अपने वर्कर्स को या अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से गाइड करेगा, उनको मोटिवेट करेगा कि वो चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करेंगे बल्कि दे आर गोइंग टू वेलकम द चेंजेस। तो ये है पावर डायरेक्टिंग की। और यहाँ पे यही चीज़ आप देख सकते हैं, लिखा भी है कि थ्रू मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन लीडरशिप रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, ये मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पे फिर एक एग्जाम्पल दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इफेक्टिव डायरेक्शन या डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various group activities एंड द डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोटिवेशन भी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी है। तो अगर इफेक्टिव डायरेक्टिंग होगी तो ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक बेटर कोऑपरेशन डेवलप होगा, उनके बीच में एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग यानी डायरेक्टिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ पर पहला पॉइंट है मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी डायरेक्टिंग टेक्निक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इस टाइप से होनी चाहिए जिसके थ्रू हर एक इंडिविजुअल अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए।
आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि इट शुड ब्रिंग आउट अनटैप्ड एनर्जीज ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो एनर्जीज हैं जो अनटैप्ड है, अभी तक यूज़ नहीं करी गई हैं, उनका भी यूटिलाइजेशन हो सके, ऐसी डायरेक्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल दिया भी है आपको कि एक अच्छा मोटिवेशन प्लान और अगर सूटेबल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड होंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगेगी कि हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जो है वो मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो अगेन यहाँ पे लिखा है वेरी ऑफन वी फाइंड दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज अंडरस्टूड आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में हमने बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे अगेन डायरेक्टिंग का रूल आ जाता है कि कैसे उनको रिकनसाइल करेंगे, कैसे आप बैलेंस करेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी गई है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि एन एम्प्लॉय में एक्सपेक्ट अट्रैक्टिव सैलरी एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स टू फुलफिल हिज पर्सनल नीड्स। द ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज टू improve productivity to achieve expected profit, but good directing should provide harmony by कन्विंसिंग दैट एम्प्लॉय रिवॉर्ड एंड वर्क एफिशिएंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो भाई यहाँ पे वही सिंपल सा फंडा दिया है कि एम्प्लॉय है तो वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिले इन फॉर्म ऑफ मनी, सो दैट वो अपनी बेसिक नीड्स को और उसके अलावा जो भी लग्जरीज हैं उनको फुलफिल कर सके, और ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जिसके थ्रू प्रॉफिट इंप्रूव हो। तो यहाँ पे एक अच्छा डायरेक्टिंग प्लान अगर होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वे करेगा ये मैसेज कि येस आपको भी आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव होते हैं, प्रोडक्टिविटी मेंटेन होती है। तो ये डायरेक्टिंग का ही काम है। देन यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी जाए तो यूनिटी ऑफ कमांड ऑलरेडी आपने पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो आपको याद होगा ही कि दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। तो एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, ये आपका यूनिटी ऑफ कमांड है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। डायरेक्शन टेक्निक की अप्रोप्रिएटनेस का प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल एंड लीडरशिप टेक्निक शुड बी यूज्ड व्हाइल डायरेक्टिंग द पीपल बेस्ड ऑन सबऑर्डिनेट नीड्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल। तो ये कहता है कि भाई एग्जैक्ट मेथड जो आप यूज़ करेंगे डायरेक्टिंग के लिए, क्योंकि कोई सेट मेथड नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन सबऑर्डिनेट नीड, कैपेबिलिटी, एटीट्यूड क्या है, सिचुएशनल वेरिएबल्स क्या है, उन सबको कंसिडर करके ही आप यहाँ पे जो भी डायरेक्टिंग टेक्निक है उसका यूज़ करेंगे। ये प्रिंसिपल ये कहता है। यहाँ पे लिखा भी है फॉर एग्जाम्पल for some people money can act as a powerful motivator while for others promotion may act as effective motivator। तो भाई क्या होता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो मनी है वो बेस्ट मोटिवेटर हो और कुछ के लिए मनी मोटिवेटर ना हो। अगर ऑब्वियसली उनके पास मनी बहुत है, दे आर वर्किंग फॉर पोजीशन, फॉर रिकग्निशन, तो ऑब्वियसली मनी उनके लिए एज अ मोटिवेटर फैक्टर एक्ट नहीं करेगा। आप उनको अगर बोलेंगे कि इतने रुपए मिलेंगे, ये काम करना है, तो शायद वो पर्सन इंटरेस्ट के साथ ना करे क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वो चीज़ है। लेटर ऑन जब हम मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ेंगे मैस्लो की, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजरियल कम्युनिकेशन। अब मैनेजरियल कम्युनिकेशन से ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि मैनेजर जो कम्युनिकेट कर रहा है वो इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डायरेक्शन इफेक्टिव। तो भाई अगर सारे के सारे लेवल्स हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ पर अगर प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन हो रहा है तो डायरेक्शन को जो है वही चीज़ इफेक्टिव बनाती है। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग ऐसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि इंस्ट्रक्शन क्लियरली जो है वो पास ऑन हो जाए फ्रॉम सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट। थ्रू प्रॉपर फीडबैक द मैनेजर्स शुड इंश्योर दैट सबऑर्डिनेट अंडरस्टैंड हिज इंस्ट्रक्शन क्लियरली। साथ ही साथ प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होता है, जब सेंटर मैसेज भेजता है, उसके बाद उसको फीडबैक मिलता है, तब माना जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर भी प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए जिससे कि सुपीरियर को ये चीज़ पता भी चल जाए कि क्लियरली उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो समझ लिए गए हैं बाय द सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है हमारा 6th पॉइंट, दैट इज़ यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फॉर्मल में से ही बनती हैं। ये हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा भी था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होती है ड्यू टू सोशल रिलेशनशिप, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे
तो हमेशा सिर्फ काम की बात नहीं होगी, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे जिनके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे, उनके साथ आप अपना लंच शेयर कर रहे होगे, उनके साथ घूमने फिरने जा रहे होगे, उनसे बातें करोगे। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिएट होती है, जो रिलेशनशिप क्रिएट होती है अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ भी किया जा सकता है डायरेक्शन के लिए। A manager should realize that informal groups or organization exist within every formal organization. He should spot and make use of such organization for effective directing. अब इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक स्कूल है, तो स्कूल में जो क्लासरूम होती है वहाँ पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। मान लेते हैं एक टीचर है ए एंड यहाँ पे बी सी डी ई ये सब स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप भी स्टूडेंट होंगे ऑब्वियसली। अब मान लीजिए कि ये जो टीचर है मिस्टर ए, इनसे ये जो बी है ये ट्यूशन पढ़ने जाता है, ठीक है। अब ये इनसे ट्यूशन पढ़ने जाता है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, क्लास में जो भी सीन क्रिएट हो रहा है या जो भी सिनेरियो है वो पूरा मिस्टर ए को बताएगा। या हो सकता है ज़रूरी नहीं कि ट्यूशन भी जाता हो, कहीं पे भी हो सकता है कि अगर ए और बी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वहाँ पे हो सकता है कि बी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस्टर ए को बताए कि सर क्लास में या मैम क्लास में ऐसा ऐसा हो रहा है, या ये बच्चा ऐसा बोलता है, या ये ऐसा करता है, काइंड ऑफ थिंग। सिमिलरली यहाँ पर मिस्टर ए के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है बी से रिलेटेड कि क्लास में क्या है, क्या किस चीज़ को लेकर रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या जो भी मतलब आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ भी। तो मिस्टर ए हो सकता है कि बी को ये चीज़ बता दें कि देखो मैं ये प्रोजेक्ट देने वाला हूँ या मैं होमवर्क देने वाला हूँ। अब ये क्यों करा गया, क्योंकि ये जो बी है ये बी क्या करेगा, बी सी डी ई को बताएगा, क्योंकि हो सकता है सी इसका फास्ट फ्रेंड हो। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो इन्फॉर्मेशन डिससेमिनेट ईजिली हो जाएगी। एंड सेम टाइम पे यहाँ पर अगर कुछ भी रेजिस्टेंस या कुछ भी ऐसा कुछ होता है इन्फॉर्मेशन, तो बी के पास आ जाएगी और बी से वो अल्टीमेटली ए के पास भी जा सकती है। तो ऐसे ही जो मैनेजर्स हैं वो भी क्या करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उनको यूज़ करना चाहिए। ये भी एक प्रिंसिपल है जिसको यूज़ करके भी वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, या किस ऑर्डर के बेसिस पे या किस चीज़ को न्यू इंट्रोड्यूस करते टाइम वहाँ पे आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी उनको पता चल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th, दैट इज़ लीडरशिप। वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट पॉजिटिवली विदाउट कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग्स दैम। तो भाई अगर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली बेटर तरीके से लीड करेगा पर्सन, एंड जो लीडरशिप है इट इज़ गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल, जिससे कि अल्टीमेटली जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा एंड दे आर गोइंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दैट इज़ 8th, तो ये है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू में क्या होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देना या ऑर्डर्स दे देना ही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि जब आप ऑर्डर्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उनको चेक भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि क्या वो काम एज़ पर इंस्ट्रक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूसली वेदर ऑर्डर्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू और एनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग एनकाउंटर्ड। तो वो प्रॉब्लम अगर कहीं पे हो रही है, ये भी चेक करना कि वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, और ये भी चेक करना कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। इफ़ नेसेसरी सुटेबल मॉडिफिकेशंस शुड बी मेड इन डायरेक्शन। तो अगर कहीं पे कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है तो फिर उसको चेंज किया जाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।